हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। और ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में आपको पहले से पढ़ी हुई कुछ बातें पढ़ने को मिलेंगी दोबारा फिर, और कुछ नए भी टॉपिक हमको पढ़ने को मिलेंगे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वैद्युत धारा से। तो चैप्टर का नाम भी है और पहले हम वैद्युत धारा के बारे में, सबसे पहले वैद्युत धारा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत धारा और इसकी परिभाषा। ये परिभाषा तो इसकी आप लोग पहले से ही जानते हैं, तो पहला इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। ये परिभाषा तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ी हमने। यदि किसी चालक तार में 30 सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में प्रवाहित धारा I = हो जाएगा Q/T। ये फार्मूला भी हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद इससे संबंधित और कुछ जानकारियां। तो पहली जानकारी हमारी ये है कि पहले इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे। तो वैद्युत धारा का मात्रक लिखने के लिए सूत्र से पता चल रहा है। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। जिसको हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है वैद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों या इन्हीं को हम लोग कहते हैं ऋण आयन भी कहते हैं। ऋण आयन की गति की विपरीत दिशा में होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट लिख दिए हमने, ये दोनों पॉइंट ये
कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं कि एक अदिश राशि है और उसकी दिशा भी हमें बताया दूसरे पॉइंट में। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, वैद्युत धारा हमेशा अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती है। उसका रीजन भी हम नीचे लिख लेंगे। वैद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है क्योंकि यह मतलब वैद्युत धारा यह वेक्टरों के जोड़ने के नियम का पालन नहीं करती है। वेक्टरों को जोड़ने के नियम पता है आप लोगों को, इसको नोट कर लेंगे, बताते हैं हम। इसका देखो, इसका मतलब है, ये जो पॉइंट हमने लिखा है कि सदिश राशि नहीं है, ये बिल्कुल इतना दिमाग बैठा लेना है कि विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। उसकी दिशा को भले हम बता रहे हो कि उसकी दिशा जो है वो ऋण आयनों की दिशा में होती है, ऋण आयनों की विपरीत दिशा में होती है। और क्यों नहीं है सदिश राशि, उसको हम लोग इस प्रकार से बताते हैं कि अगर सदिश राशि अगर होती तो अगर हम दो तार लेते, उनको हम इस प्रकार से अगर ऐड करते हम, ये होती हमारी धारा 2 एम्पियर और ये होती 3 एम्पियर, ठीक है, और इसके बीच का कोण होता 30 अंश, तो इधर तरफ इसका परिणामी कितना आता। तो वेक्टर का नियम जानते हैं कि इधर तरफ कितना मान आता, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 4 13 एम्पियर करंट आ जाती। वेक्टरों को जोड़ने का नियम पता है ना, क्या नियम होता है वेक्टरों को जोड़ने का, R इक्वल टू होता है, दो वेक्टर अगर हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। तो ये तो इसका 90 मान लेते हैं हम पहले, तो ठीक रहेगा, फिर बताते हैं 30 के लिए भी। तो अगर हम ये थीटा होता है, ये थीटा यहाँ पर हमने क्या मान लिया है 90, तो 90 अगर मान लिया है तो उसका जो परिणामी आएगा वो 90 अगर मान लिया cos 90 का मान 0 हो गया, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 इतना मान हो जाता। लेकिन जब हम इसको नापा गया तो अंडर रूट 3 इसका मान नहीं आया, कितना मान आया, ये मान हमारा नहीं प्राप्त हुआ, उसको कितना मान प्राप्त हुआ, 3 और 2 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा हमको मिली। फिर अगर यही कोण अगर बदल दें हम, सपोज ऐसे कर देते हैं इस तरफ और ये, और अगर हम ये कह दें कि अब 90 रखेंगे, अब हम कोण रखेंगे इसका केवल 30 डिग्री, और करंट वही है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो करंट अब इधर कितनी हो जानी चाहिए अगर वेक्टर होते ही, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना मान हो जाता, अंडर रूट a स्क्वायर का मतलब 4, b स्क्वायर का मतलब 9 प्लस 2ab, तो 2ab cos थीटा, तो 2 इंटू 3 और cos 30, cos 30 का मान कितना हो जाता, √3/2, तो इसको सॉल्व करते तो मान इसका कितना आ जाता हमारे पास, सुविधा के लिए रूट में लग जाएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं 60। अब देखो जरा 60 कर लिया हमने, तो cos 60 का मान कितना होता है
हाफ 1/2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 4 13, तो यही हो गए, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 1/2, ये मान आता है ये, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3 दूनी 6, 6 और 13 19 एम्पियर करंट आती, जबकि इसका मान कितना आ रहा है तब भी 5 एम्पियर आ रहा है, यानी ये भी गलत, ये सही। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये वेक्टरों के जोड़ने के जो नियम है वो पालन नहीं करती धारा, इसलिए हम इसको सदिश राशि नहीं कह सकते हैं, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि विद्युत धारा को दिशा तो बताएंगे किस दिशा में धारा बह रही है, लेकिन हम उसको कभी सदिश राशि की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखते हैं कि यदि, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यदि आवेश, यदि प्रवाहित आवेश Q समय t पर निर्भर करता है तो तार में प्रवाहित धारा या वैद्युत धारा लिख लीजिए, वैद्युत धारा I इक्वल टू होता है dQ/dt। ये फार्मूला भी हमको याद रखना है, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। ये फार्मूला तब हम लगाएंगे जब हम आवेश का जो मान है वो t पर निर्भर करता हो, तब। t पर निर्भर करने से मतलब ये है कि अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो जो सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था I इक्वल टू Q/T, ये सूत्र हम तब लगाते हैं जब आवेश का मान समय पर निर्भर न करता हो। जैसे कोई कह दिया जाए कि किसी तार में आवेश जो है वो 2 सेकंड में 10 कूलाम प्रवाहित होता है, तो बताइए धारा का मान कितना होगा, तो बस 10/2 कर देंगे Q/T करके, तो 5 एम्पियर धारा हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप 10th क्लास में ऐसे सवाल किए होंगे। लेकिन हम लोग इससे इस टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे तो यह बात और क्लियर हो जाती है। तो इसको नोट कर लें, उसके बाद इसको बिगाड़ दें फिर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यदि Q इज इक्वल टू T² + 5T + 4, तो T बराबर 3 सेकेंड में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ठीक है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखो पहले। अब देखो यहां से पता चल रहा है कि जो Q का मान है वो समय पर निर्भर कर रहा है, समय अगर बदलेगा तो Q का मान भी बदलेगा। अगर 3 सेकंड में धारा निकालनी है हमको है, मान लो तो हम समय रख दें 0 सेकंड, तो 0 सेकंड में आवेश कितना होगा 4, भाई T 0 हो गया, दोनों 0 हो गए तो केवल 4 कूलाम आवेश बचा। T बराबर 2 कर दें तो आवेश का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 दूनी 10, 4 14, 4 18 हो जाएगा, 18 कूलाम हो गया। ऐसे ही 5 रख दें तो आवेश का मान और बढ़ जाएगा। तो मतलब इससे पता चल रहा है कि
Q का जो मान है वो समय पर निर्भर कर रहा है। तो जब समय बदलेगा तो आवेश बदलेगा, आवेश बदलेगा तो धारा का मान बदलेगा, ठीक है ना। तो जब किसी विशेष पॉइंट पर या विशेष समय पर कहा जाए कि आप बताओ कि t बराबर 2 सेकेंड या t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड में धारा का मान कितना होगा। अब क्लियर हो गया कि नहीं। मतलब इसमें समय बदल रहा है तो क्यों बदलेगा, क्यों बदलेगा, धारा का मान बदलेगा। तो किसी पर्टिकुलर समय पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये बात हम इस क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे। तो उसका सलूशन कैसे किया जाएगा, अभी सूत्र हमने लिखा है I बराबर dq अपॉन dt, ये लिखा। यहां से वैल्यू लगा दो जरा q की, तो कितना मान हो जाएगा d अपॉन dt और t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। इसका अवकलन कर दीजिए, अवकलन करेंगे तो 2t प्लस 5 ये आ गया। t बराबर जितने समय पर निकालना हो वो वैल्यू लगा दें। t बराबर 3 सेकेंड पर वैद्युत धारा I इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू प्लस 5, तो ये हो गया I इक्वल टू 3 6 5 11 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, नोट कर लो इसको, मिटा दिया जाए इसको। ओके, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कहता है कि यदि I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 है तो 0 से 3 सेकेंड के बीच प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। ये अगर प्रश्न होगा तो ये भी देखो, यहां पर भी धारा का मान जो है वो समय पर निर्भर कर रहा है, समय बदलेगा धारा का मान बदलेगा। तो बताना है कि 0 से 3 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा। धारा बदलेगा तो आवेश बदलेगा, तो आवेश कहां से कहां तक के बीच का निकालना है हमको, 0 से 3 सेकंड के बीच का। तो इसमें हमको यही पुनः सूत्र लगाना पड़ेगा। इसका सलूशन हो जाएगा I इक्वल टू dq अपॉन dt, ठीक है। तो यहां से जब पक्षांतर करके dq का मान निकालेंगे तो हो जाएगा I dt। फिर दोनों ओर समाकलन कर दें, दोनों ओर समाकलन करने का समाकलन कर देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, dq समाकलन के अंदर हो जाएगा और समाकलन के अंदर हो जाएगा dt, I dt। इसका समाकलन तो हो जाएगा q और इसमें हम वैल्यू पहले रखेंगे I की, तब हम इसका समाकलन करेंगे। तो समीकरण ऊपर वाले क्वेश्चन से हम I की वैल्यू लगा दें, q का मान कितना हो जाएगा, समाकलन t स्क्वायर प्लस 2 dt। और कहां से कहां तक के बीच का आवेश निकालना है, 0 से 3। तो 0 से 3 की यहां पर लिमिट भी हमको लगानी पड़ेगी। अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन करने से कितना मिल जाएगा, q इज इक्वल टू, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 प्लस 2t। समाकलन का इतना होगा, लिमिट लगा दें इसमें 0 से 3। अब लिमिट यहाँ पुट भी कर दें, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 बटे 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 0। तो यहाँ भी t 0 है, यहाँ भी t 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 और 27, 9 बचे यहाँ, 3 दूनी 6, 9 6 15 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। क्लियर हो गई बात ये। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम समाकलन या अवकलन विधि से करते हैं, ठीक है, नोट कर लें।
उसके बाद अब एन डालिए अगली, हेडिंग डालिए श्रांति काल डाल लेते हो पहले, श्रांति काल, श्रांति काल। विद्युत धारा को भी हटाते हैं हम। श्रांति काल ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये कौन सा समय है? श्रांति काल का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमको पता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से अलग होते हैं उस परमाणु को कहा जाता है धन आयन। तो इसका मतलब है कि जितनी भी धातुएं होती है उसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं। ऋण आयन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयन का मतलब जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है, तो अलग होने के बाद जितना शेष परमाणु जो बचा उसको उस पर आ जाता है धन आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और इलेक्ट्रॉन की जहां पर कमी होती है वहां पर धन आवेश आता है। ये हम लोग पहले वाले चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि धातुओं के अंदर धन आयन और ऋण आयन दोनों मौजूद होते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब है कि आप जरा इस तरह समझें कि मान लेते हैं कोई धातु है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, ये इस पर ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन और धन आयन भी हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बिल्कुल अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति करने से मतलब यह है कि उनके चलने की कोई दिशा निश्चित नहीं है। कभी इधर जाता है, आगे धन आयन मिला, वहां से टकराया, जैसे इधर गया, ये यहां से टकराया, ये इधर मुड़ गया, यहां धन आयन दूसरा मिल गया, इधर से टकराया, इधर चला गया इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो गई। ऐसे ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। ऐसे बहुत सारे चूंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये संख्या हम आपको बता दें कि कोई भी धातु होती है तो उसमें लगभग, अगर हम उस धातु का 1 घन मीटर का अगर टुकड़ा लेते हैं तो उसमें 10 की घात 19 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जब 1 घन मीटर में इतने होते हैं तो पता नहीं कितना बड़ा पदार्थ हम ले लें तो उसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें पहले, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री गति करता है, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे ऊष्मीय वेग की, तो वहां पर हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है, अनियमित गति कर रहा है, उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे गति नहीं करता है। ये ऊर्जा कहां से मिलती है इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए? वो ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है उनको, बाहर से ऊष्मा लेकर के इतनी उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है कि वो बहुत तेजी से गति करता है। और लगभग कितनी स्पीड कितनी होती है? 10 की घात 5, लगभग 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तो ये गति करता है। टकराता है, दिशा बदल जाती है, ठीक है ना, लेकिन स्पीड नहीं कम होती जल्दी उसकी, ठीक है ना। इधर गया, इधर टकराया, इधर गया, इधर टकराया, तो जो 2 क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है, ये वो समय अंतराल को कहते हैं श्रांति काल। श्रांति काल कहते हैं। तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। मान लेते हैं उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये वो दूसरे धन आयन से टकराया, इधर दूसरा फिर हमको धन आयन मिल गया, वहां टकराया, इधर चला गया, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां पर देखिए जो समय लगा, तो ये दोनों समय इक्वल नहीं हो गए, जरूरी नहीं है कि दोनों समय बराबर हो। 1 इलेक्ट्रॉन 2 धन आयनों से टकराया, उसका समय मान लेते T1 है, τ1,
और यहाँ जो समय लगा टकराने में वो समय हम मान लेते हैं टाउ 2 है। इसी प्रकार से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। वो धन आयन से टकरा इधर गया, यहाँ धन आयन मिल गया हमको, टकराया इधर चला गया, टकराने के बाद यहाँ फिर दूसरे धन आयन से टकराया इधर आ गया। तो ये जो समय लगा यहाँ पर वो समय को मान लेते हैं टाउ 3। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सब धन आयनों से टकराते हैं। भाई धन आयन जो कि मौजूद है सब जगह, कोई भी अगर चालक पदार्थ है तो उसमें आप ध्यान रखना है कि उसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों मौजूद होते हैं। ये चालक तार है कोई, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और धन आयन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है धन आयन भी है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आयन, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन जो है इनकी जो खाली जगह है धन आयनों के बीच में वो सब अनियमित गति करते रहते हैं, इसलिए ये धन आयनों से टकराते भी हैं और टकराने के बाद जब दूसरे धन आयन से टकराते हैं तो उनके बीच जो समय लगता है उनका सबका औसत निकाला जाए सब इलेक्ट्रॉनों का, उसको कहते हैं हम लोग श्रांति काल। तो परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थित में, ये शर्त उसमें है वैद्युत क्षेत्र जब नहीं होगा, यानी ऐसे भाई अब ये कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, धारा का प्रवाह क्यों नहीं हो रहा है। भाई अभी हमने पढ़ा है वैद्युत धारा परिभाषा में कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहा है बहुत तेजी से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसका आवेश चल रहा है, ठीक है। आवेश चल रहा है, धारा का प्रवाह होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लोहे का टुकड़ा है उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो चल रहे हैं इधर उधर, तो उसमें अपने आप करंट आ जाएगी। इसलिए नहीं आती करंट, चल तो रहे हैं लेकिन क्या होता है उनका जो नेट जो प्रवाह है वो शून्य होता है। जैसे आप कल्पना कीजिए कि यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया है इस तार का, ठीक है, एक पृष्ठ ले लिया हमने अनुप्रस्थ परिच्छेद का, जितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में वो बाएं से दाएं तरफ जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाएं से दाहिने तरफ आ जाते हैं। तो इनका जो नेट जो प्रवाह होता है वो शून्य होता है। इसलिए बिना बैटरी के या बिना सेल लगाए उसी तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें वेग से गति करते रहते हैं, ठीक है ना। तो और करते रहते हैं और वो धन आयनों से टकराते भी हैं। तो दो धन आयनों के बीच जो समय लगता है उसको कहते हैं श्रांति काल। और ये श्रांति काल निकालने का तरीका होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए श्रांति काल निकालते हैं। जब चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सब इलेक्ट्रॉनों के टक्करों का समय अंतराल निकाला जाता है, फिर उसका औसत निकालते हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। तो श्रांति काल का मतलब अब देखो यहां से हमने जो बता रहे थे कि दो धन आयनों
की टक्करों के बीच जो समय लगता है उन सभी समयों को, सब इलेक्ट्रॉनों के लिए उन समयों को हम जोड़ देंगे और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे भाग दे देंगे, तो वो जो औसत जो समय आएगा उसको हम कहेंगे श्रांति काल। तो परिभाषा जो हमने लिखी इसको एक बार जरा फिर देखो क्या लिखी हमने। धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो समय अंतराल है वो टाउ 1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन टाउ 2, तीसरे इलेक्ट्रॉन टाउ 3। तो औसत जो श्रांति काल होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन टाउ n अगर इलेक्ट्रॉन है तो अपॉन n कर देंगे। तो ये जो सूत्र बन करके आ गया है औसत समय अंतराल का, इसी को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। और इस बात की जरूरत हमको उस समय पड़ेगी जब हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर रहे होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। तो इसको दिमाग में बनाए रखना है, सो नोट कर लें। उसके बाद अब इन डालो अगली थर्मल वेलोसिटी। यानी ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ऊष्मीय वेग का क्या मतलब है? अभी हमने बताया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु के अंदर अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, जो अनियमित गति करते हैं तो जितने वेग से गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे यार ये नहीं है कि बहुत धीरे धीरे गति करते हो, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो स्पीड लगभग कितनी होती है 10 की घात मीटर प्रति सेकंड, इतनी वेलोसिटी से गति करते रहते हैं, रैंडमली उसका मोशन होता है। तो ये जो बहुत ज्यादा जो वेग है उस वेग को ही कहते हैं हम लोग ऊष्मीय वेग। और ये ऊष्मीय वेग तब हम डिफाइन करते हैं जब वैद्युत क्षेत्र ना लगा हो। वैद्युत क्षेत्र जब ना लगा हो, वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे तब तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसको कहा जाता है अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग की डिफिनीशन हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले जरा ऊष्मीय वेग के बारे में देख लें कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बात हमारी ध्यान से समझना कि जब कोई भी धातु का टुकड़ा लेते हैं उसमें हमने कहा कि उसमें धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन दोनों होने की वजह से ये नहीं होता कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर रहते हैं, उनको वो जो है बहुत तेजी से गति करते रहते हैं और उनको ऊर्जा जो है वो बाहर से मिलती रहती है, उसको ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं हम लोग। उसको वायुमंडल से लेकर के उनकी गति अनियमित होती रहती है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से उसका मान लगभग होता है 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, इतने वेग से गति करते हैं। तो उस वेग को हम लोग ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम लोग क्या लिखते हैं इसकी, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थित वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसे
ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। और वेग कितना होता है इसका? लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, इतने ज्यादा वेग से गति करते रहते हैं वो। ठीक है। और उसमें दूसरी चीज और भी है कि चूंकि ये धनायन से टकराते भी हैं। अभी हमने चित्र बनाया था कि एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है, जहां धनायन मिला वहां टकराया, इधर मुड़ गया, यहाँ धनायन मिला इधर टकराया, इधर मुड़ गया। ठीक है। तो ये जो टक्कर होती है उसकी दिशा लगातार बदल जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर हो गई, मान लेते दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये इधर चला, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं वो इधर चला, यहां से टक्कर हुई इसकी, ठीक है ना, वो इधर चला गया, यहां टकरा गया दूसरे धनायन से, इधर टकरा करके इधर मुड़ गया, इधर आ गया इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो जरा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ वेग की, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो दो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन विपरीत हो गई, इसका नाम इनका औसत वेग क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे ही चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका सबका जो औसत वेग है वो 0 होता है। ऊष्मीय वेग, जो ऊष्मीय वेग का जो औसत वेग है वो 0 होता है। तो इसमें ये बात लिख सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉनों की दिशा, धन आयनों से टकराने पर बदल जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों या मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग का औसत मान, ऊष्मीय वेग के इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग का औसत मान 0 होता है। मान लेते हैं इसमें रहता है, माना धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और उनके ऊष्मीय वेग U1, U2, U3 and so on UN है। ठीक है। तो औसत मान कैसे निकालेंगे हम लोग? U1 + U2 + U3 and so on UN, जितने ऊष्मीय वेग हैं उनको जोड़ करके उतने नंबर से भाग दे देंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0। ये ऊष्मीय वेग का हमने मान ज्ञात कर लिया कि ऊष्मीय वेग का जो औसत मान है वो 0 होता है। ठीक है। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन तो चलते हैं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से चलते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उनका जो औसत वेग है वो 0 होता है, इसलिए कोई उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है।
और दूसरी चीज में याद रखना ये है, एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं हम कि जो हमने लिखा है ऊष्मीय वेग का मान, औसत ऊष्मीय वेग तो शून्य होता है, लेकिन जब हम चाल की बात करेंगे कि उनकी चाल बताओ, चाल भी क्या शून्य होगी, तो चाल शून्य नहीं होती, चाल का औसत मान कभी शून्य नहीं होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये पॉइंट को याद रखेंगे और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।